हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन का, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट मैगजीन है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से पब्लिश होती है। इस बार जो जून 2021 का इशू था, ये सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ के लिए था। तो ओवरऑल ये आपकी अगर नाबार्ड की आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं या चाहे आप आरआरबी की करते हैं, तो क्योंकि उसमें रूरल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इस बार का जो इशू था ये सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ पे ही था। तो ये आपके काफी हेल्प करेगा। ऑल्दो मैं आपको इस स्टार्टिंग में ही बता दूं कि डेटा रिलेटेड थिंग्स के लिए आप इस पे रेलेवेंट मत रहें, बट अगर आप जितना जो भी बाकी कंसेप्चुअल इसमें थिंग्स हैं या जितनी स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट्स के, वो सब इसमें हाईलाइटेड हैं। ऑल्दो डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ऑथर के सोर्स के अकॉर्डिंग, बट उस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। और यहाँ पे स्कीम्स या फिर जो हाइलाइट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसकी एक हाईलाइट आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज के इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ड्राइवर्स ऑफ इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। तो रूरल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग द नेट वर्थ ऑफ $2.94 ट्रिलियन। और साथ ही साथ हमारे पास क्या हमारा एम है या फिर हमारा गोल है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बननी है बाय द 2025। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है वो है $1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर, $3 ट्रिलियन फ्रॉम सर्विसेज एंड $1 ट्रिलियन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, वहां से हमें $1 इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है। सिमिलरली फ्रॉम द जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वो एक मेजर रोल इसमें प्ले करेगा $3 ट्रिलियन के साथ। एंड साथ ही साथ जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, वो $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारे टारगेट है 2025 के लिए। रूरल इकोनॉमी ऑफ जो इंडिया है वो जनरली कंट्रीब्यूट करती है हाफ ऑफ द नेशनल इनकम एंड मोर देन 2/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड इन द रूरल एरिया। तो आप देख सकते हो कि मोर देन 2/3 और हाफ ऑफ द नेशनल इनकम कहाँ से जनरेट होती है? रूरल सोसाइटी से। तो रूरल ग्रोथ अपने आप में बहुत रेलेवेंट है। मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, जो उसमें वैल्यू एडिशन होता है वो रूरल एरिया से ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का भी जो लेटेस्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो जारी किया है एस्टिमेट ऑफ द जीवीए और द जीडीपी ग्रोथ जो आप कह सकते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का वो 20.2% है इफ यू कंपेयर विद द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री 2020 एंड 21। तो हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट ऑफ द कोविड, और यू कैन से डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन एग्रीकल्चर ने काफी इंक्रीज किया है। और साथ ही साथ ये एंटिसिपेट किया है कि ये सेक्टर ₹88.8 लाख करोड़ बाई 2023 हो जाएगा एट ए CAGR ऑफ 12.2%। ना तो क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? तो सबसे पहले ई नैम जैसे आप सभी को पता है, इसमें क्या है कि जो हमारी एपीएमसी मार्केट्स है उनको हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए लिंक कर रहे हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी। तो अभी जो बंधन है फार्मर के पास की, वहीं पे जिस मार्केट में वो अपना प्रोड्यूस लेकर गया है वहीं पे सेल करना है, तो वो बंधन उसका हट जाएगा। वो किसी भी मार्केट में अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकता है। तो अभी एपीएमसी में 1000 एपीएमसी मार्केट लिंक हो चुके हैं और इस बार जो बजट एस्टिमेट आया था उसमें ये टारगेट है कि 1000 एपीएमसी मार्केट को इस फाइनेंशियल ईयर में कनेक्ट करना है। तो इसकी टैगलाइन ही है वन नेशन वन मार्केट। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एम क्या है? टू डबल आर एक्सपोर्ट बाय 2022 एंड टू रीच 7.4 लाख करोड़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। सिमिलरली केसीसी स्कीम, ये हम सभी जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट में आता है। तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड किया है न सिर्फ फार्मर के लिए प्रोडक्शन क्रेडिट, बल्कि फिशरमैन या लाइव स्टॉक के लिए भी इसको केसीसी फैसिलिटीज को दिया गया है। लास्ट ईयर ही ये लॉन्च और स्टार्ट कर दी गई थी। ₹40,000 करोड़ स्टिमुलस पैकेज दिया गया मनरेगा के लिए, सो दैट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के में स्किलिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल यूथ के लिए काम जारी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 116 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 करोड़, सो टू टैकल द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ द वर्कर टू देयर विलेजेस। तो हमने देखा लॉकडाउन के टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ₹50,000 अलोकेट किए गए। Then strengthening the all weather road connectivity to the unconnected villages। तो आप ये देख सकते हैं मेनली जो हिली विलेजेस हैं या हिली स्टेट्स हैं, वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिसमें सबसे एक अच्छा एग्जांपल उत्तराखंड का है, चार धाम यात्रा। और जो चार धाम के लिए पूरी रोड्स बन रही है, ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन, इट इज द मेजर एग्जांपल ऑफ दिस।
अ कॉम्प्रिहेंसिव एम्बिशियस अम्ब्रेला प्रोग्राम पीएम किसान संपदा योजना। तो ये है स्कीम फॉर द एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो ये 2017 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो बेसिकली संपदा स्कीम क्या सपोर्ट करती है? क्रिएशन ऑफ मेगा फूड पार्क एंड द एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्पेशली इन द रूरल एरियाज। तो बेसिकली ये कि पोस्ट प्रोसेसिंग बढ़े सो दैट की लॉस भी कम हो और हमारे प्रोड्यूस की सेल्फ लाइफ हो, और साथ ही साथ जो हमारा फार्मर है उसको इनकम सपोर्ट हो। क्योंकि अभी क्या होता है, आपने देखा कि टोमेटो को अगर बेचना पड़ता है मार्केट में हार्वेस्टिंग के टाइम फार्मर को 1 या 2 रुपए केजी बेचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज नहीं है उसको स्टोर करने की या फिर उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो वेरियस स्कीम है, संपदा स्कीम्स है, तो इससे जो हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग है इसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो प्रोसेसिंग हो सकेगी और कुछ ना कुछ अच्छा प्राइस फार्मर को भी मिलेगा। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगेन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा है मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एमएसएमई और एफएमसीजी, तो ये सभी कंट्रीब्यूटर हैं ग्रोथ के। देन इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड द क्वालिटी एजुकेशन। तो हम सभी को पता है इक्वालिटी या फिर हम जब इक्वेटिबिलिटी की बात करते हैं तो वो एजुकेशन से ही पॉसिबल हो सकती है। जो हमारे हम सोसाइटीज में देखते हैं वेरियस डिफरेंसेस, तो हम उनको एजुकेशन के थ्रू ही दूर कर सकते हैं। सो एट प्रेजेंट इंडिया का जो स्कूल सिस्टम है वो एक लार्जेस्ट है वर्ल्ड में विद अराउंड 15 लाख स्कूल्स एंड 94 लाख टीचर्स एंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स। और जो सबसे इसमें ब्रेथ टेकिंग या फिर आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट थी, वो थी हमारी आरटीई एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये 2002 में आई विद 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयरइन आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain norms and standard। तो बेसिकली ये राइट टू एजुकेशन है, तो हर एक बच्चे के लिए उसको राइट दिया गया है कि जो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी इन अ फॉर्मल स्कूल। This subsequently resulted in the passage of right to children to free and compulsory education RTE Act 2009। तो इसने एक लीगल मैंडेट दिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये इसमें एडवांसमेंट हुए, तो ये बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव लॉन्च्ड एक्सक्लूसिव एंड कॉम्बो ऑनलाइन कोर्सेज में 30% ऑफ। तो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। या फिर आपको कोई भी कॉम्बो कोर्स परचेज करना है तो आप 35% फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। देन वुमेन यूथ एंड द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वुमेन है और साथ ही साथ यूथ भी है, क्योंकि आप देखोगे तो मेजर वर्क जितना भी जो फील्ड वर्क से लेके घर के वर्क या फिर जितना एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो सारा वर्क कौन करता है? वुमेन ही करती हैं। और यूथ का क्या रोल है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट स्टेटस क्या है वुमेन का, रोल क्या है उसका, स्टेटस क्या एट प्रेजेंट, कैसी वो लाइफ जी रही है। तो रूरल वुमेन में आप देखोगे तो एक तो वो सबसे पहले लेस लिटरेट है देन रूरल मैन। ऑल्दो मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये जितने भी है ये आपको डायरेक्टली अगर नहीं भी हेल्प करेगा एग्जाम में, तो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा अगर आप रूरल ट्रांसफॉर्मेशन या उसका इमेजिनेशन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको रूरल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। ओके, सो रूरल वुमेन आर लेस लिटरेट देन रूरल मेन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो पॉपुलेशन है रूरल वुमेन की वो आर लिटरेट आर 58.8%। स्टेटस ऑफ वुमेन आर नॉट फैक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड इन रूरल कम्युनिटीज। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट होता है एज इफ यू कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट। जो रूरल वुमेन है उनको उनके जो सर्टेन राइट्स अपॉर्चुनिटीज है उससे भी डिप्राइव रखा जाता है बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। जो हमारा माइंडसेट है रूरल माइंडसेट, या आप कह सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी वाला माइंडसेट है, उसकी वजह से वुमेन्स को पूरे राइट या फिर एजुकेशन या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। रूरल वुमेन का जो वाइटल रोल है वो है प्रोडक्टिव वर्कर इन इंडियन नेशनल इकोनॉमी। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल बायस आल्सो फॉर द अंडर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट। साथ ही साथ अगर आप देखिए विमेन वर्कर होती हैं वो लॉन्गर वर्क तक काम कर सकती हैं इफ यू कंपेयर विद द मेन, तो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द फैमिली इनकम एंड दे आर नॉट परसीव्ड एज अ प्रोडक्टिव वर्कर। सो ये बेसिकली आयरनी है रूरल सोसाइटी की कि वुमेन इतना ज्यादा काम कर रही है बट उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा, उसको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको प्रोडक्टिव वर्कर भी नहीं समझा जाएगा डिस्पाइट ऑफ डूइंग सच वर्क। रोल ऑफ वुमेन इन द रूरल वर्क। तो अभी हमने स्टेटस देखा, अब हम देखेंगे कि रोल क्या है रूरल ग्रोथ में वुमेन का। तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो एज पर द ILO
उन्होंने एस्टिमेट किया था अराउंड 93% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ यंग मैन एंड वुमेन एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। जो वुमेन है वो सारा ही जितना भी काम होता है एग्रीकल्चर में, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे थ्रेशिंग हो, विनोइंग हो, या स्टोरेज ऑफ द फील्ड क्रॉप्स हो, आफ्टर फील्ड जो मतलब फील्ड में खेती करने के बाद जितना ही प्रोड्यूस घर में आएगा वो सारा ही काम कौन करेंगी? रूरल वुमेन करती हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी चाहे वो मिल्किंग हो, फीडिंग हो, क्लीनिंग हो, ये सारा काम कौन करती हैं? रूरल वुमेन ही करती हैं। अलाइड सेक्टर में भी, एलाइड सेक्टर में सबसे अच्छा आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो टी गार्डन्स होते हैं, टी गार्डन में वर्कर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वुमेन ही होती हैं। तो अलाइड सेक्टर में चाहे वो सेरिकल्चर हो या एपीकल्चर हो या फिर टी गार्डन या फिर कुछ भी हो, हैंडलूम या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द रूरल इकोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्टर्न region especially has the huge potentiality for the women employment generation. Similarly, small scale industries हैं, जितनी भी small scale industries हैं तो वो बेसिकली उसमें women ही काम करती हैं। Women in the rural economy are directly or indirectly involved in the processing of the non-timber forest product, पर्टिकुलरली ना स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो उसमें चाहे बास्केट बनाना हो, झाड़ू बनानी हो, रोप बनानी हो, या तसर सिल्क का कोकून की रियरिंग हो, या बाकी सिल्क रियरिंग हो, लैग कल्टीवेशन हो, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, बैम्बू वर्क्स हो, ये सारे के सारे ही वुमेन करती हैं। तो बेसिकली वुमेन कंस्टिट्यूट अराउंड 51% of the total employed into the forest based small scale industry. Similarly, अगर हम स्टेटस ऑफ यूथ की बात करें तो जो हमारी टोटल यूथ पॉपुलेशन है वो 1971 में 168 मिलियन थी, जो कि 2011 में 423 मिलियन हो गई। शेयर अगर हम यूथ पॉपुलेशन का देखें तो 30.6 से बढ़ के वो 34.8 हो गया है, और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 34.33% हो चुका होगा बाय 2020। साथ ही साथ शेयर ऑफ यंग male as well as female is indicative of the prevalence of the healthy fertility levels in the general population and net addition to the population pool in India. 2013 में अराउंड 225 मिलियन यूथ थे, एंड जिसमें से कि 20% ऑफ ऑल यूथ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर आइडल, मतलब नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो ये एक सबसे बड़ा कांस्टेंट है। देन रोल ऑफ यूथ इन रूरल ग्रोथ। तो यूथ का क्या रोल है? अभी इससे पहले हमने वुमेन का रोल देखा था, अभी हम यूथ का रोल देखेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो भी हमारे एडल्ट्स काम कर रहे हैं वो अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं। तो यूथ ही एक जरिया है कि जो कि वेल एजुकेटेड है और साथ ही साथ जिसके पास इफेक्टिव और इफिशिएंट नॉलेज है कि वो इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजीज को जो यूज कर सकते हैं उनको वो ले जा सकते हैं अपने गाँव में। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो सिमिलर जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा कि वन स्टेप अहेड, तो सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जो इंडस्ट्री की स्किल्स एंड रिक्वायर है या एक्सपर्टीज है, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू यूथ उसको गेन कर सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में तो हमने बात कर ही ली। देन एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर हम कंपेयर करें विमेन एंड बाकियों से। तो फॉस्टरिंग ग्रोथ इन द रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या इसमें वर्क हो रही है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये इसमें एक तो प्रोवाइड ऑल वेदर एक्सेस टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन, जिसपे बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है। एट प्रेजेंट 1,62,640 रोड्स, अबाउट 6,63,972 किलोमीटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की जा चुकी हैं। और पीएमजीएसवाई का एक फंडामेंटल है कि टू बिल्डिंग द रोबस्ट एंड इंडिपेंडेंट विलेज इकोनॉमीज। और ये कब हो पाएगा? जब वो कनेक्टेड होंगे या फिर उनके पास कन्वेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अवेलेबल होगा। तो अब विलेज स्वराज जो कि गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था ओवर अ सेंचुरी, अब उस बात को हो गई है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम नेशनल प्राइड की बात करें, पेट्रियोटिज्म की बात करें, कम्युनिटी स्पिरिट की बात या सेल्फ कॉन्फिडेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सारे ही जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी अपनी स्कीम सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जो सांसद होगा वो एक विलेज को अडॉप्ट करेगा और उसमें ये सारी ही चीजें वो डेवलप करेगा। तो पीएमजीएसवाई इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम और जो उसके अंदर इंक्लूडेड है। देन ये हो गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कनेक्टिविटी के लिए आप कह सकते हैं। देन हाउसिंग फॉर ऑल। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो उसका जो था कि हाउसिंग बाय ऑल 2022 तक इसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ये कि सबको एक पक्का मकान दिया जाए विद बेसिक अम्यूनिटीज टू ऑल एलिजिबल हाउसलेस पर्सन्स एंड दोज हाउसहोल्ड लिविंग इन अ कच्चा और डिलापिडेटेड हाउस। तो जो भी कच्चा हाउस में रह रहे हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू एंटिसिपेट किया गया था। तो बेसिकली इसमें जो असिस्टेंस मिलती है वो 1,20,000 रुपीज मिलती है इन द प्लेन एरिया, जिसको 70,000 से बढ़ा के इतना कर दिया गया। साथ ही साथ विलेजेस में भी अगर आप देखेंगे हिली एरिया में 75,000 से इसको इंक्रीज करके 1,30,000 कर दिया गया है।
साथ ही साथ डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए तो आप सभी को पता होगा 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई को नेशनल मिशन एज अ लॉन्च किया था अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली उनको बैंकिंग फैसिलिटीज की एक्सेस के लिए था, सो दैट कि उन्हें एक अकाउंट खुल सके हर एक व्यक्ति का और उनको फाइनेंशियल लिटरेसी उनको मिल सके, और साथ ही साथ वो क्रेडिट के लिए भी एक्सेस कर सके बैंक। न सिर्फ इलाइट क्लासेस ही बैंक तक लिमिटेड रहे बल्कि सभी लोग क्रेडिट को एक्सेस कर सके, इंश्योरेंस को एक्सेस कर सके और पेंशन को एक्सेस कर सके। तो जितनी भी हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं या पेंशन स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना, अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सारी ही स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है विद मिनिमम प्रीमियम। तो 2018 में गवर्नमेंट ने इस गोल को रिवाइज किया कि एवरी हाउस होल्ड इसको रिवाइज किया गया एवरी एडल्ट, तो हर एक एडल्ट का पीएमजेडीवाई अकाउंट एटलीस्ट हो। देन गवर्नमेंट ने 2020 में स्वामित्व स्कीम लॉन्च की ऑन द डे ऑफ द पंचायती राज दिवस। बेसिकली एम था कि जितने भी हमारे पास लैंड होल्डिंग है, जो भी लैंड ओनर है उसके पास उसके लैंड रिकॉर्ड्स हों, तो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो वो कुछ भी काम आगे कर पाएगा। देन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें हम एग्रीकल्चर सेक्शन या फिर रूरल पर्सपेक्टिव में, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 21 जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी है वो है ऑलमोस्ट 20% फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 17 ईयर। तो एक ये सबसे बड़ी बात है कि हमने एक बहुत अच्छा ग्रोथ किया है किसमें, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। Although the resilience of the farmer community in the face of the adversities, especially due to the COVID-19 pandemic, made the agriculture is the only sector जिसने की पॉजिटिव ग्रोथ शो की 3.4% की, वो भी कांस्टेंट प्राइसेस में 2021 में, जबकि सारे के सारे बाकी सेक्टर्स लेड हुए थे। जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है जीडीपी का वो 19.9 2020 एंड 21 में था, 17.8 2019 एंड 20 में था। ऑल्दो ये डेटा के रेफरेंसेस थोड़े से चेंज है, अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। द लास्ट टाइम द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एट 20% वाज इन 2003 एंड 4। तो हम जो हमारा 3 एंड 4 में 20% हुआ करता था, लगभग उसके लेवल पे अभी जाके पहुंच पाए हैं। सो बिग पिक्चर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एडवांस टारगेट है उसको हमने सेट किया है साल के लिए 307.3 मिलियन टन, और जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1.3% ऊपर है। जो अभी हमारा एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो है 303.3 मिलियन टन। साथ ही साथ अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द लास्ट ईयर इट वाज 320.48 मिलियन टन। उसके अलावा लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन देखें तो ये अराउंड 535.78 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड की 31% कंट्रीब्यूशन करती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास 31% ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। मिल्क प्रोडक्शन का भी टारगेट इंक्रीज कर दिया गया है 208 मिलियन टन फ्रॉम 198 मिलियन टन, जो कि ग्रोथ है 10% ईयर टू ईयर। देन इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन है वो भी 20% बढ़ा है 258.68 lakh ton till March 15 on the higher cane production. Last year it was 87.16 lakh tons sugar was produced if we compare to the 84.25 lakh tons so far this year. Okay, so the agriculture and light sector जो इसने की 3.4% की ग्रोथ की at constant prices according to the first advance estimate, यही हमको हमारे इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। सिमिलरली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी हमारा कहाँ पहुंचने वाला है, अराउंड द टारगेट ऑफ $60 बिलियन बाय द ईयर 2022। तो बेसिकली जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इन्होंने अभी तक कंटिन्यू किया हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिसीव करना, और बेसिकली उसमें जो शेयर है वो किसका ज्यादा है, मरीन प्रोडक्ट्स, राइस, बफेलो मीट, स्पाइसेस, कॉटन रॉ, ऑयल मिल्स, सुगर, कास्टर ऑयल एंड द टी फ्रॉम इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो कि इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है। साथ ही साथ जो इंडिया का एम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अगर हमारी ग्रोथ होगी 9% पर ईयर इन रियल टर्म फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर 25, तो हमको इस रेट से आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड दीज आर द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड विद स्पेशल रेफरेंस विद द रूरल डेवलपमेंट लिंकेजेस। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री दी हुई है लिंकेज की, 3 मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है जो कि हमारा एसडीजी रूरल डेवलपमेंट से लिंक करता है, सेकंड का मतलब जो मॉडरेट है एंड फर्स्ट का मतलब जो लोएस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जिनके हाईएस्ट लिंकेज है वो है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन, साथ ही साथ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज और लाइफ ऑन हैंड। तो ये इंपॉर्टेंट एसडीजीज हैं रिलेटेड टू द
रूरल डेवलपमेंट और आप कह सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने में। So this is all for this particular issue. Thanks for watching. Please like and subscribe. And for the PDF, please join our एग्रीबी चैनल इन टेलीग्राम। तो आप एग्रीबी चैनल को टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा एग्रीबी यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप फॉर एनी एग्री अपडेट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब कोई भी डाउट है आप हमें इस नंबर पे कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।